स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए एनए की रिटर्न एग्जाम के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर की, यानी कि सेट्स के बारे में हम लोग आज आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम में 11th प्लस 12th ऐसे करके 2 साल का जो मैथ्स है उसका हम लोग एक इन्वॉल्वमेंट करते हुए सारे चैप्टर्स का और एक मटेरियल जो तैयार करते हैं उसका फर्स्ट चैप्टर होता है वो है सेट्स। अब इस सेट्स की मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि चैप्टर कुछ समय पहले क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हुआ करता है। यहाँ से एक राउंड फिगर में हम लोग काउंट करें तो क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं। ये जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में सेट्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस, जनरल फार्मूले वापस से वहाँ पर यूज होंगे जो चैप्टर आपको एनडीए के लास्ट चैप्टर के तौर पर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का लास्ट चैप्टर। तो मैं सेट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। सेट्स ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं, उन सारी डेफिनेशंस को आप लोगों को एक बार समझना है, एक बार देखना है। उसके पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेट्स एक्चुअल में है क्या। सेट का जो जनरल मीनिंग निकलता है वो है कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब सेट करते हैं यानी कि आपको किसी घर में किसी ने बोल दिया कि सारे सामान को सेट कर दे मतलब उसका जो क्राइटेरिया है कि बुक्स को एक साथ में रख दिया, कपड़े को एक साथ में रख दिया, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उन सारी चीज़ों का एक अरेंजमेंट करना, जिसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। इसी चीज़ को यदि हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसकी एक डेफिनेशन हम लोग तैयार करते हैं यहाँ पे कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी कौन से? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये 3-4 वर्ड यहाँ पे नए मिल रहे हैं आपको। एक तो ये वेल डिफाइंड क्या है, इस वेल डिफाइंड के ऊपर पहले हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो खैर आपको क्लियर है ही सही। और सेट का क्या करना है, अपने को कलेक्शन करना है। कलेक्शन यानी कि उसको एक प्रकार से अरेंज करना है, जमाना है, इकट्ठा करना है, ऐसा कुछ मीनिंग यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसका। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो पहले हम लोग बात करें। मैं यहाँ पर 2 वर्ड यूज करता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ और मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। कोई आपसे ये पूछे कि मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। कोई बोल देगा मुझे पंच परमेश्वर पसंद है, कोई बोल देगा मुझे पसंद नहीं है, कोई बोल देगा मुझे बूढ़ी काकी पसंद है, कोई बोल देगा मुझे बूढ़ी काकी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। लेकिन केवल उनकी स्टोरीज ऑफ मुंशी प्रेमचंद जी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी स्टोरी में पंच परमेश्वर भी होगी, किसी को पसंद हो या ना हो वो कोई मैटर करता ही नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग निकलता है सुपरिभाषित, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कोई विरोध नहीं कर सके, अपोज में नहीं जा सके। जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 7 एलिमेंट, 7 ऑब्जेक्ट्स एक सेट के अंदर हैं। सेट का जो साइन है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को ये कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इस प्रकार का जो ब्रैकेट रहता है उसका यूज करते हैं। इसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि सेम नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। तो इसे 1, 2, 3 कि जैसे हमारे जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उन 7 दिन का हम लोग सेट बना सकते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि संडे तो सब महीना होता है, दिन नहीं होता है। फिर जैसे जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, जनवरी, जून, जुलाई, ये 12 महीने जो होते हैं उनमें से 3 ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं। फिर अल्फ़ाबेट ABCDEZ, इससे मिलके सेट बन सकता है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। कोई ये नहीं बोल सकता कि ई जो है वो अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है। 1, 2, 3, 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 4, अप टू 5, अप टू 10, अप टू 100, इस टाइप से इसको हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे लिए सेट। सेट में कई बार यहाँ से जैसे क्वेश्चन यदि हम लोग बात करें कि इसका क्वेश्चन जो है वो कैसे बनता है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ ए वीक। बी ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया। ये बेस्ट वर्ड आ गया है। बेस्ट वर्ड अपने आप में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है कि बेस्ट मतलब किसी को धनराज पिल्ले पसंद है, किसी को धनराज पिल्ले पसंद नहीं है। तो बेस्ट की, सर्वश्रेष्ठ की कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी कि बेस्ट वर्ड जो है वो अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ दिल्ली। अभी रिच की क्या डेफिनेशन है? किसी के पास में 100 करोड़ होगा वो रिच होगा, किसी के पास में 100 लाख होगा वो रिच होगा। तो यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है।
कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। मोस्ट डेंजरस एनिमल का मीनिंग ये निकलता है कि सबसे खतरनाक जानवर। अब सबसे खतरनाक जानवर में कोई छिपकली से भी डरता है, कोई शेर से भी नहीं डरता है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो करेक्ट आंसर जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक। इसका जस्ट मैंने एग्जांपल लिख दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग आर। बिलोंग आर का मतलब है कि एक्स जो है वो रियल नंबर है, ये रियल नंबर है और रियल नंबर 0 से 1 के बीच का है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 0 से 1 के बीच में लाखों नंबर होते हैं, लेकिन 0 से 1 के बीच में यानी कि नॉट इंक्लूडेड 0 and 1 देन विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो नेचुरली कि 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। कई बार बच्चा जो है वो नॉट को भूल जाता है, एलिमेंट ऑफ ए लिख देगा तो बोले कि 1/2 1/3 1/4 तीनों में से किसी एक पर टिक कर दिया। तो ऐसे ये 2 क्वेश्चन आपके सामने थे जो सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। सेकंड फार्मूला यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपके सामने। अभी यहाँ पर 1-2 चीज़ें और आपको बताएं कि जो पूरा सेट हम लोग बात कर रहे हैं, इस पूरे सेट को हम लोग 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 टाइप जो रिप्रेजेंट करने के, वो एक तो है हमारे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पे ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना चाहूँगा। रोस्टर फॉर्म, टेबुलेशन फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म, इसकी ये 2 मेथड है। नाम है इसके रोस्टर का सेकंड नाम टेबुलेशन, थर्ड नाम लिस्टिंग। चूँकि जितेंद्र कभी कभी जीतू बन जाता है, और हम लोग यदि जीतू को नहीं जानते तो जितेंद्र को भी नहीं जानते, ऐसा कई बार हमको लगता है। सेट बिल्डर, रूल मेथड या अलजेब्रिक मेथड, ऐसे करके इनके यहाँ पे जो ये ऑप्शनल नाम थे वो मैंने आपके सामने इसलिए रखे, कई बार सेट बिल्डर फॉर्म नहीं आया तो क्या करेंगे। सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इसकी मीनिंग पर जाइएगा। लिस्टिंग या टेबुलेशन मतलब उसकी लिस्ट बनाओ। नीचे है रूल मेथड, रूल के अकॉर्डिंग लिखो, या अलजेब्रिक मेथड मतलब कुछ अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज करो यहाँ पे। तो ऐसी 2 मेथड है यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अल्टीमेटली दोनों एक ही है। कैसे कि जैसे मैं अभी कोचिंग पे हूँ, कोचिंग की ड्रेस में हूँ, घर जाऊँगा घर की ड्रेस में आ जाऊँगा। अल्टीमेटली मेरा जो एग्जिस्टेंस यहाँ पर है वही वहाँ पर है, केवल कपड़े का दिखने का एक रिप्रेजेंटेशन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। 1 2 3 4 लिस्ट बनी हुई है। 1 2 3 4 इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि व्हाट इज दिस 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 11 13 की लिस्ट बनी हुई है, वो आपने यहाँ पे लिख दी। सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक भी जा रहा है पूरा। तो ऐसे करके इनकी लिस्ट बनाते हैं हम लोग। तो ऐसे इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, टेबुलेशन फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। सेकंड चीज़ है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि रूल मेथड या अलजेब्रिक मेथड। तो 2n+1, ये 2n+1 ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो कलेक्शन ऑफ ओड नंबर बोल सकते हैं। कोई बोले कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, क्या इसको हम लोग रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये बोला कलेक्शन ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, जहाँ तक भी आपको लेके जाना है वहाँ तक लेके जाओ। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, केवल दिखने का फ़र्क है। ये अपना यहाँ पे सेट किया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, किस फॉर्म में, तो बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। 6 लेस देन इक्वल टू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 12 के बीच के नंबर। यदि इसको हम लोग यहाँ पे करें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 6 to 12, 6 को से स्टार्ट करना है, 12 तक जाना है। आप इसकी लिस्ट बना सकते हो 6 7 8 9 10 10 11 12। लास्ट इज x इक्वल टू 2n। 2n इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन नंबर, तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 8। लेस देन 8 इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया कि 8 से छोटा नंबर लेना है अपने को। तो इस टाइप की 2 चीज़ें अपने को यहाँ पे लेके चलनी होती है, 2 चीज़ों को हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा के लिए एक साइन होता है, वैसे ही हम लोग दोनों को यहाँ पे जो है वो कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न। इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है, दुनिया का एकमात्र इवन प्राइम नंबर जो कि होता है हमारे सामने यहाँ पे 2। अभी तक हम लोगों ने सेट का क्या क्या देखा है। सेट में हम लोगों ने अभी तक देखा है सेट की डेफिनेशन, सेट के 2 टाइप,
सॉरी दो फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट की डेफिनेशन यानी कि सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। अब हम लोग यहाँ पे फिर आगे चलते हैं, इसे कुछ इसके डिफरेंट टाइप्स हैं सेट्स के, तो वन बाय करके हम लोग उसको देखेंगे। फर्स्ट है नल, वाइड, एम्प्टी। तीनों नाम मुझे क्यों क्लियर करना पड़े आपको शायद क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। नल सेट किसको बोलते हैं तो आप डेफिनेशन देखिएगा, ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। मैंने साइन लिखा है और इसको डिनोट किया जाता है फाई से, ओनली फाई। कई बार स्टूडेंट जो है वो इसको ऐसा लिख देता है जो कि गलत है, ये नल सेट नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग बोल सकते हैं नल सेट। कोई एलिमेंट नहीं मतलब कि बिल्कुल खाली पड़ा है, एम्प्टी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लास्ट ईयर कहीं ये एनडी के एग्जाम में कहीं आया है, विच सेट इज एम्प्टी, विच सेट इज एम्प्टी। एम्प्टी बोलना है क्वेश्चन वाले को, तो सेट जो है वो एम्प्टी कौन सा है, तो ये भी एम्प्टी है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। अब सी देखिएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू -2, और ये बोल रहा है एक्स जो है वो ओड नंबर्स है, तो ओड नंबर नहीं है मतलब ये एम्प्टी है, मतलब -2 इज़ नॉट ए ओड नंबर, तो ये एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है, अल्टीमेटली डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चन है, विच सेट इज एम्प्टी एज ए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपका ये भी रोस्टर फॉर्म में होता है, ये रोस्टर फॉर्म में होता है, और सी जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए आप लोग दोनों सेम ऑप्शन है, केवल यहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ को थोड़ा सा अलग से मेंशन कर दिया तो ऑप्शन चेंज हो गया, यानी कि ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, पर ये दोनों ऑप्शन जो है वो रोस्टर फॉर्म में है और ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इसमें हम लोगों ने नल, वाइड, एम्प्टी तीनों नाम क्यों लिखे हैं। एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो फर्स्ट एम्प्टी, वाइड, 0। अब ये 0 क्या है, ये तो एम्प्टी नहीं है, तो कौन सा इसमें डिफरेंट है, तो ये सी जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि एम्प्टी, वाइड, नल जो है वो एक ही होता है, एक ही कैटेगरी है, और ये जो 0 जो है वो ये नल सेट में नहीं आता है, 0 इज नॉट 0 ओनली। इस क्वेश्चन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बताऊँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का था कि आपने कभी कहीं देखा होगा कि ये 4 सिटी के नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ था भोपाल, सेकंड लिखा हुआ था यहाँ पर हमारा लिए पणजी, और थर्ड था यहाँ पे जयपुर, फोर्थ था यहाँ पर इंदौर। पूछा गया था कि कौन सा जो सिटी है विच डिफरेंट फ्रॉम अनदर, तो इंदौर इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो स्टेट कैपिटल्स हैं, इंदौर इज़ नॉट ए कैपिटल, सो इसलिए यहाँ पे जो है वो इंदौर जो था वो करेक्ट आंसर था। ऐसे ही कुछ इन्होंने इस क्वेश्चन को भी सेट किया था। तो होप्स आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए, डेफिनेशन भी ली। फिर मैं ले रहा हूँ सेकंड डिफरेंट टाइप सेट का, सिंगलटन सेट। नाम से कुछ समझ में आ गया होगा आपको, सिंगलटन यानी कि सिंगल एलिमेंट। तो ए सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल सिंगल एलिमेंट हो, जिसको हम लोग बोलते हैं। बेसिक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सेट के अंदर केवल 0 है, x + 10 = 0, यानी कि x = केवल -10 आएगा। x इज ए इवन प्राइम नंबर, दुनिया का एकमात्र नंबर है इवन प्राइम नंबर। ये आप एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते हैं, सेट के अंदर फाई एक एलिमेंट है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स लिखे हुए यहाँ पर क्या है, ये एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स हैं। तो ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ गए। फाइनाइट सेट, ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स, फिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट फिक्स हो, जिसका एंडिंग नंबर अपने को पता हो। तो फाइनाइट सेट क्या है, तो ए सेट इज ए फाइनाइट इफ इट इज आइदर वाइड सेट, इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड। जिनके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकें उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। जिनके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकें इज ए फाइनाइट सेट या लेबल सेट, जिसको हम लोग लेबल लगा सकें कि हाँ इतना है, 10 है, 20 है, 50 है, एक्सेट्रा। नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी और चीज़ों से हम लोग की बोलेंगे कहीं पे ख़त्म हो जाए, वैसा चीज़ यहाँ पर डेफिनेशन है, एग्जांपल दिए हुए हैं। 1 2 3 4 AEIOU, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स फिक्स हैं, 5 ही रहते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैन बी फाइंड कार्डिनल नंबर। इसके अंदर ये एक नोट है, क्या होता है कि कभी कभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं
और उस बुक में जब नोट करके जो लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कई बार जो है वो समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, नोट करके जो लिखा रहता है पूरा। तो उसके लिए फिर हमारे सामने जो यहाँ पे चीज़ आती है वो यही आती है कि आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव न्यू बन जाए। तो यहाँ पे एक कॉर्डिनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो ये हो जाएगा 4, इसके अंदर 5 है तो कार्डिनल नंबर ऑफ 5, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n ऑफ a इक्वल टू में 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। छोटी छोटी डेफिनेशन से आप यदि ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे कितने ही ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और कितनी ही चीज़ें आप लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप, इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जस्ट पिछले वाले का पूरा उल्टा है। फाइनाइट में पहले हम लोग काउंट कर रहे थे, यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब हो जाएगा ये इनफाइनाइट, जिसका कोई लास्टिंग नंबर अपने को पता नहीं हो, जिसको हम लोग लेबल नहीं लगा सके। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ खत्म होता है ये अपने को नहीं पता है, तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है वो नहीं बोल सकते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ नहीं बोल सकते। तो ये दोनों फाइनाइट और इनफाइनाइट आपके सामने क्लियर है। इक्विवेलेंट सेट, दो टाइप आपके सामने अभी आएंगे, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। दोनों को थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे जरा। 2 फाइनाइट सेट A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। यहाँ पर अक्सर बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो यही होता है कि कार्डिनल नंबर सेम है, इसका मतलब कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जी नहीं, वो इक्वल सेट में होना चाहिए। यहाँ पे A E I O U था, लेकिन कार्डिनल नंबर जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5 है, यानी कि यहाँ पर भी 5 है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट को सेम होना जरूरी नहीं है। हाँ, हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना जरूरी नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, केवल और केवल इक्वल होना चाहिए। और यदि कार्डिनल नंबर के साथ साथ में इक्वल हो जाता है मोला, जैसे यहाँ पे 1 2 3 आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 3 2, ये इक्वल सेट है। तो स्वाभाविक है इनका कार्डिनल नंबर भी इक्वल है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि कार्डिनल नंबर इक्वल होगा तो ही काम चलेगा। आप लोग देखो सेकंड एग्जांपल में मास लिखा हुआ है A में डबल S, इसका सेट बनेगा A में S, यहाँ पे A से M, तो यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल हैं, जबकि इसमें 4 लेटर हैं और मान लो मैथ्स में 2 ही लेटर इक्वल हैं। तो इक्वल सेट में एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट के नंबर इक्वल होना चाहिए। ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस। मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग उनको समझिएगा। 2 सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ए मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ए मेंबर ऑफ A। A के मेंबर B में होने चाहिए, B के मेंबर A में होने चाहिए। ये कहानी है इक्वल सेट की, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करना थी, कर ली मैंने क्लियर ये। अब यहाँ पर आगे चलने हैं हम लोग यहाँ पे सबसेट। एक छोटी सी चीज़ और थी पिछली बार, नोट करके कुछ लिखा हुआ है, एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें शायद कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स में आर मे नॉट बी इक्वल। एग्जाम्पल सेट A आप देख सकते हैं इस केस के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ यहाँ पर आपके सामने जो रख रहा हूँ वो सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, यहीं से ऑब्जेक्टिव जनरेट होते हैं एनडी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग यदि डेफिनेशन को क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारा मैथ्स जो है वो पढ़ रहा हूँ। सबसेट, let A and B 2 sets. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B and it is denoted by subset B. ये सबसेट को डिनोट करने का जो है वो साइन रहेगा। ये X बिलोंग A, X बिलोंग B, यानी कि बिलोंग टू का मतलब होता है जो A के मेंबर हो, B के मेंबर हो। जैसे मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ तो इंदौर, X बिलोंग टू इंदौर, इस टाइप का। लेट A इक्वल टू 1 2 3, तो इसके ये सबसेट बनेंगे। एक बार 1 खुद, फिर 2, फिर 3, 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3, फिर तीनों मिलके फिर एक खाली 5, ये इसके सबसेट हो जाएंगे। मान लो बी में 1 2 3 4 5 6 है, तो स्वाभाविक है बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए सबसेट बी। ये साइन रहेगा सबसेट का। तो आपने ये जो चीज़ें यहाँ पर देखी है पूरी,
वो यहाँ पे क्या देखिए कि ये जो 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5 ये इस 1 2 3 के सबसेट हैं। इनसे मिलके इतने सबसेट बन सकते हैं और नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है फाइनाइट सेट का 2 की पावर n। कैसे पता चला? 2 की पावर यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1 2 3 तो 2 की पावर 3 हो जाएगा हमारे लिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल 8 एलिमेंट हो जाएंगे इसके पूरे। आगे बात समझ में यहाँ पे आपको पूरी यहाँ पे 1 2 3 तो हम लोगों ने इजीली काउंट कर लिया, कभी 4 हो गए कभी 5 हो गए, तो 2 की पावर 5 6 10 ऐसे करते करते सबसेट जो है वो बढ़ते जाएंगे। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड इस सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। एक सेट खुद का सबसेट भी होता है, ये वाली बात नोट करके यहाँ पे बताई गई है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 2 फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट। 2 फाइनाइट सेट हैं, एम से मिलके कितने सबसेट बनेंगे? तो 2 की पावर m, इससे मिलके कितने बनेंगे? 2 की पावर n। अब इन दोनों का आपस में दिया हुआ है रिलेशन। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकंड सेट। यानी कि फर्स्ट सेट जो है उससे 112 ज़्यादा है सेकंड सेट के सबसेट। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं m और n, 2 वेरिएबल हैं m और n, तो अपने को सोल्व करने के लिए भी 2 इक्वेशन चाहिए। स्वाभाविक है 7 7 और 4 4 करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों में सेम रख देंगे, फिर ये 112 क्या करेगा? फिर यहाँ पे ये 2 की पावर m ज़्यादा होनी चाहिए, तो 7 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। 2 की पावर 7 आप रख के देख लीजिएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 128 112 प्लस 4 यानी कि 16 ऐड करेंगे तो 128 करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ये 7 और 4 जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन के थ्रू हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट को पढ़ा, हमारा काम यहाँ पर हुआ। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर सबसेट में जो मैंने यहाँ पे सबसेट लिखे थे, ये सारे सबसेट इस केस में क्या था? ये सारे सबसेट हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट में ये 5 नहीं आएगा। प्रॉपर सबसेट में एम्प्टी सेट को छोड़कर बाकी सब आएंगे, तो कितना हो जाएंगे? ये 7 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इन 7 एलिमेंट का यहाँ पे फार्मूला बन रहा है 2 की पावर n माइनस 1। यानी कि फाइनाइट सेट को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे और एम्प्टी सेट को रिड्यूस कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। आपने के सामने एक क्वेश्चन लिखा है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a, यानी कि 2 की पावर 5। सिंप्लीफाई करने पर 2 की पावर 5 ये टोटल सबसेट हो गए। प्रॉपर की बात हुई तो ये 31 यानी कि माइनस कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान से ना चुके, यहाँ पे 32 भी ऑप्शन में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं गलतियाँ होने की संभावनाएं भरपूर रहती है। पावर सेट, ये सबसेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट तीनों का बहुत अच्छा रिलेशन है। लेट ए बी ए सेट देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। इसकी सिंपल डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। यानी कि जितने भी आप लोग सेट बना रहे हो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि किसी भी सेट के यदि आप लोग जितने भी सबसेट बना रहे हो, जैसे आपने बनाया 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5, ये सारे आपने 1 2 3 से मिलके सबसेट बना दिए। इनका फिर से एक बार क्या बना दो आप लोग? सबसेट बना दो, जैसा इन्होंने यहाँ पर बनाया, ये बनाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। आगे बात ध्यान में, तो पावर सेट भी आपका क्लियर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। एक्स वाई पावर सेट बताना है इसमें, तो एक्स वाई में एक तो एक्स खुद बन जाएगा, एक वाई बन जाएगा, एक एक्स वाई और एक फाई, यानी कि डी जो है वो करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे पूरा आपके सामने। सुपर सेट A and B two sets. If B contains all elements of A, B is called superset of A. सारे एलिमेंट B के यदि A के अंदर हैं, जैसे यहाँ पे B इक्वल टू A B C D Z तक है, A जो है वो A E I O U है, यानी कि A के सारे एलिमेंट जो है वो B के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो यहाँ पर है वो सबसेट कौन हो जाएगा हमारे लिए? B इज कॉल्ड सुपर सेट, यानी कि ये दादा है एक प्रकार का, सुपर सेट है मतलब तो सारे सेट को अपने अंदर लेकर चलता है। सुपर सेट यानी कि B ये ए को अपने अंदर सारे को लेके चल रहा है, मतलब कि सुपर सेट रहेगा। लास्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट डिनोटेड बाय यू।
A1 2 3 1 6 8 9 C1 2 3 4 इन तीनों के मिला के ये सेट बन सकता है। अल्टीमेटली यूनिवर्सल सेट को भी हम लोग सुपर सेट बोलते ही हैं, सारे सेट को वो लेकर चलता है। तो ऐसे करके ये बेसिक टाइप थे आपके यहाँ पे। ये जितने भी टाइप्स थे इनका एक बार आप लोग यदि ये सारी बुक से कवर करने के बाद में ये जो पॉइंट्स बनाए हैं वो आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ, एनडीए की एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चंस आता है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो मैंने कंटेंट तैयार किया है, ये कंटेंट 4-5 बुक्स को मिलाकर आपके सामने एक साथ रखा है। तो कहीं से भी जैसे मैंने नोट करके पॉइंट्स लिखे हैं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह, तो इन चीज़ों को हम लोग जो है आपके सामने रख रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग इस पीपीटी के थ्रू और जो भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, चैप्टर तैयार कर सकते हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ये देखना होगी आपको कि ये जो जितने भी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं इनका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट क्लियर आप लोग बहुत ज़रूरी करें। तो इसी के साथ जय हिंद, आप लोग देखते रहिएगा इस वीडियो को। जय हिंद। इसी सेट को मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से रख रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करते हुए। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आए एग्जाम में, इंडिया में ऐसा हो ही नहीं सकता। वेन डायग्राम का मतलब ये है कि किसी भी कंसेप्ट को एक रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आप इसकी देखेंगे डेफिनेशन, वेन डायग्राम, डायग्राम आया है यानी कि यहाँ पे वेन डायग्राम आर यूज टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप एमोंग सेट्स। जितने भी सेट दिए हुए हैं उनके आपस के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाई ए रेक्टेंगल। वेन डायग्राम को हमेशा हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम को U से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्लोज, जनरली जो सेट्स रहते हैं वो अंदर क्लोज कर्व के फॉर्म में आ जाएंगे। ये ऐसे क्लोज कर्व के फॉर्म में आ गए, ये ऐसे फॉर्म में आ गए, इस टाइप से ये रिलेशन हो, इस टाइप से इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये वेन डायग्राम। के बाद में इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं। ये सारे ऑपरेशन 6 आप लोग जितना ध्यान से और जितना संभल के देखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन का बेसिक मीनिंग होता है या, हिंदी में या को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं और, या और। यूनियन का जो बेसिक मीनिंग है दो रिलेशन का, दो सेट का, A and B two set, union of A and B is a set of all those elements which belong to either A या B, मतलब A या B या बोथ, दोनों। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। यूनियन का साइन है ये U, स्मॉल कैपिटल U। मान लो A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, B के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं बात करूं आपके सामने तो A और B के एलिमेंट को मिला के लिखना है। जो डबल आया है उनको एक बार लिखना है, जो सिंगल आया उसको एक बार लिखना है। मतलब कि वो एलिमेंट या तो A को या B को या दोनों को बिलोंग करना चाहिए। अल्टीमेटली यूनियन में सब के सब आ जाएंगे। 1 2 3 4 देखो आ गए। अब 3 4 यहाँ भी था तो हमने एक ही बार लिखा उसको, और 5 6 जो है वो केवल एक बार आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 A यूनियन B हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। ये सारे एलिमेंट A और B के अंदर होंगे, या तो A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा। ये है यूनियन का कंसेप्ट। यूनियन का मतलब होता है और, यानी कि या तो A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा। यूनियन को समझ गए आप लोग, तो थोड़ा सा आगे चलें। इंटरसेक्शन, intersection of two sets, let A and B two sets, the intersection of A and B is a set of all those elements which belong to A and B। पिछली बार क्या था, either A या B या both, यहाँ पर only both है, both A and B। एग्जाम्पल देखो आप लोग, A है 1 2 3 4, पिछली बार भी था। B इक्वल टू 3 4 5 6, पिछली बार भी था। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या हुआ, ओनली 3 और 4 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो हम लोग केवल 3 4 को लेकर आए। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। यूनियन में सारे आ गए थे, रिपीट वाले भी आए थे, और जो रिपीटर नहीं हुए
वो दोनों भी आ गए थे यहाँ पे। इंटरसेक्शन का साइन जो है वो आपका इस टाइप का रहेगा, यानी कि उल्टा यू आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। इंटरसेक्शन का जनरल मीनिंग निकलेगा एंड, हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं और मतलब कि ए में भी आना चाहिए और बी में भी आना चाहिए। वही एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं, बाकी एलिमेंट हम लोग नहीं ले सकते। तो ये दो चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है, यूनियन और इंटरसेक्शन। थर्ड है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है अलग अलग, दो सेट बिल्कुल अलग अलग है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। फाई का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, खाली। खाली का मतलब होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो। ये रहा इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, दोनों में से कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं हो, यानी कि ए इज डिफरेंट कंप्लीटली फ्रॉम बी। यानी कि ए के अंदर 1 2 3 4 है, बी के अंदर 5 6 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फाई हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई। थोड़ा सा मैं आपके सामने एक फिर से स्लाइड वापस लेके चलूँगा, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हुआ यहाँ पे चलना चाहता हूँ। यदि इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाना चाहें तो इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तो आप लोग ये देखेंगे इसका जो वेन डायग्राम है, यहाँ पे ये ए रहेगा, यहाँ पे ये बी रहेगा, ये इनको मिला के मुझे क्यों लिखना पड़ा, ये बी और ये ए यूनियन बी, तो 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको हम लोगों को इस वाले पार्ट की जगह लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है। और ये जो 1 2 है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये ए में है, बी में नहीं है। 5 6 है जो यहाँ आ जाएगा। अल्टीमेटली ये पूरा जो पार्ट है आपके लिए क्या होगा, वो ए यूनियन बी होगा। इस ए यूनियन बी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे शेडेड कर सकते हैं, और ये ऐसा आपका रिप्रेजेंट होगा। ये पूरा जो पार्ट है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी। इसको हम लोग ए यूनियन बी बोल सकते हैं, ए यूनियन बी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगी। वेन डायग्राम के थ्रू इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, इंटरसेक्शन में इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी 3 जो है वो 3 और 4 केवल यहीं पर आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ हो गई आपके सामने क्लियर। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, दो सेट बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। अल्टीमेटली वो क्या होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। ओवरलैप नहीं होंगे यानी कि ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए और ये आ जाएगा बी। आपस में मिल नहीं रहे, मतलब कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है इसका मतलब जो है वो दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो क्या है, खाली है। ऐसे करके ये 3 चीज़ें थी आपके सामने यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट, नाम में कुछ रखा है ऐसा जनरली हम लोग बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो बच्चे आज प्रेजेंट हैं और जो बच्चे आज प्रेजेंट नहीं हैं, यानी कि जो बच्चे आज प्रेजेंट हैं उनका कॉम्प्लीमेंट एब्सेंट स्टूडेंट, एब्सेंट का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट स्टूडेंट। हो रहा है और नहीं हो रहा है, हो रहे का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कि बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यू हो जाएगा 1 2 3 4 5, ए हो जाएगा 1 2 3, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 यानी कि ये 1 2 3 को छोड़कर माइनस किससे करेंगे, यू से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे सामने 4 5। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है यू माइनस डैश, यू माइनस ए इक्वल टू में ए डैश, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए इक्वल टू यू माइनस ए डैश, मतलब प्रेजेंट स्टूडेंट्स प्लस एब्सेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे समझें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ए इज अ सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। अब इसका आप लोग वेन डायग्राम देखिएगा कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो यू में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। यदि ये ए है तो ये बाहर हो जाएगा ए डैश, यदि अंदर ए है तो बाहर हो जाएगा ए, बाहर हो जाएगा ए और ए डैश मिलकर क्या बन जाएंगे, यूनियन, यूनिवर्सल सेट, यानी कि पूरे यू को जो है वो बिलोंग करेंगे। ऐसे कुछ 4 हो गए ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके ऊपर हम लोग पहले बाद में बात करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं और वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 सेट ले लिए,
कुछ बेसिक क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए यू ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पर आपके लिए 1 2 3 4 5। सपोज अपने यहाँ पे ए है 1 2 3। सपोज यहाँ पर हमारे लिए बी है 4 5 6 नहीं हो पाएगा क्योंकि यू में नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? खाली। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 3 4 5 खाली होगा। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इसका? इक्वल टू में 1 2 3 4 5। लेकिन इसका ए डैश निकाल के आप लोग देखिएगा, ए डैश क्या निकलेगा? 1 2 3 को छोड़कर, इनको छोड़कर 4 5, तो ये 4 5। फिर बी डैश 4 5 को छोड़कर 1 2 3, इसके लिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीकेट निकल जाएगा पूरा। कॉम्प्लीमेंट के लिए एक बात और क्लियर रखें आप लोग, कुछ इसके साइन होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको रिप्रेजेंट ए डैश या ए की पावर सी या नॉट ए या ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3-4 चीज़ें हैं, जनरली हम लोग डैश लेके चलते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी क्या हो जाए हम लोग कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए आप लोग यहाँ पे जो है वो ध्यान से पढ़िएगा किसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज ए माइनस बी या ए ऑब्लिक बी। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको उससे इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन को हम लोग जो है वो बाद में देखेंगे। ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, 3 4 5 6। यदि हमको फाइंड करना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ध्यान दीजिएगा सब लोग, ए में से वो एलिमेंट माइनस करो, ए में से वो एलिमेंट माइनस करो जो बी में और ए में दोनों में आते हैं। 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस जाएंगे, 1 2 यहाँ पर बचेगा। सिमिलरली बी माइनस ए, तो बी में से वो एलिमेंट माइनस करो जो ए में हो। तो 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर 3 4 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो केवल और केवल 5 6 बचेगा। मतलब ये बी तो बचेगा, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट हैं, तो वो हट जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो बी माइनस ए इक्वल टू में 5 6। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, वो शायद आपको यहाँ पे जो है वो क्लियरिटी दे सकता है। तो ये रहा आपके लिए ए, ये रहा हमारे लिए बी। ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। इसमें ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो नहीं आएगा। यदि आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं बी माइनस ए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बी माइनस का ए। इसमें फिर ए वाला पार्ट नहीं आएगा। तो आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, या भी यही देख सकते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू 3 4 5 6। किसको माइनस करा हम लोगों ने? ए माइनस बी को करा, तो 1 2, बाकी 3 4 5 6 पूरे में यहाँ पर भी है, हट गया, 1 2 बच जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ इट, बी माइनस है, तो 3 4 5 6 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 बच जाएगा केवल। भाई बी माइनस ए मतलब कि बी को लिखना है, नो इशू। माइनस ए करना है मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जिसको रिपीट हो जाए उसको करना है। इसको यदि हम लोग आप और देखें कि ए माइनस बी इक्वल टू, यदि मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इन चीज़ों को भी। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट, द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द। इसका देखिए आप लोग यहाँ पे मैंने लिखा है ए माइनस बी, बी माइनस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा ए सिमेट्रिक बी। यानी कि ये रहा हमारे लिए ए, ये रहा हमारे लिए बी, यानी कि ये ए। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे बी माइनस ए। इन दोनों का यदि हम लोग यूनियन कर दें तो वो हमारे लिए बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको हम लोग ए सिमेट्रिक बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो नहीं आएगा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा। यानी कि ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी को मिला दो, माइनस कर दो कॉमन वाले पार्ट को, कर दिया। फिर थोड़ा सा और आगे चलें, ए माइनस बी कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ हम लोगों ने थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज डिजाइन करी है, सारे फार्मूलों को एक साथ एक जगह लाने का कोशिश किया है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में वैल्यूएबल है। a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी कौन बनेगा आपके लिए यहाँ पे, ये रहा a, ये रहा b, तो ये a माइनस बी, यानी कि इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा ये केवल a का पार्ट है, नाम हो जाएगा इसका ओनली a इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि बाहर की बाउंड्री और ए की बाउंड्री को हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट भी बी डैश की में इंक्लूडिंग में आता है, इसलिए। सेकंड रेसिप्रोकल है, ए माइनस बी इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई है तो केवल ए का ही बचेगा, कॉमन पार्ट यदि है ही नहीं तो वो ए माइनस बी में से कर दो आप माइनस होगा, तब भी ए का ही बचेगा। बाकी ये कुछ जनरल डेफिनेशंस है, इसमें आप लोगों को यदि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बेसिक चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद में कुछ बेसिक इसके रूल्स हैं, लॉस हैं, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा और ज़रूर बनता ही है। ए बी सी 3 सेट हो गए। आइडोपोटेंट लॉस है कि ए और ए में से यदि कॉमन निकालेंगे तो ए ही बचेगा, ए और ए को यदि मिक्स करेंगे तो ए ही मिलेगा, उस रूल का नाम रहेगा आइडोपोटेंट रूल। आइडेंटिटी रूल में ए और फाई को यदि आप लोग मिला दें, मिक्स कर दें तो ए मिलेगा। ए इंटरसेक्शन यू में से कॉमन निकालें तो आपको ए ही मिलेगा, क्योंकि यू जो है वो ए का ही पार्ट है, ए का ही सबसेट है, इसलिए कम्यूटेटिव यानी कि आप इंटरचेंज कर दें, ए का बी के साथ में, बी का ए के साथ में मिक्सिंग करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कम्यूटेटिव रहेगा। एसोसिएटिव फर्स्ट टू लास्ट टू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इसको हम लोग मिक्स कर दें ए बी के साथ में, फिर ए सी के साथ में, तो ये चीज़ें यहाँ पे बन जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ जो है वो बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा पूरा। और ये जो जितने भी आप लॉस देख रहे हैं, जितने भी आप ये लॉस देख रहे हैं, सारे के सारे हम लोग प्रोबेबिलिटी में जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उस समय आपके सामने रहेगा, स्पेशली डी मॉर्गन रूल। इसलिए इस रूल को थोड़ा मैं क्लियर करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ जनरली यहाँ पे बच्चे के सामने। यहाँ पर आप लोग एक यू डिसाइड कर लें, जो आपकी इच्छा पड़े वो कर सकते हैं, मैं जो ले रहा हूँ आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ए ले लें हम लोग यहाँ पे 1 2 और बी ले लें सपोज हम लोग यहाँ पर 2 3। बी ले लें हम लोग यहाँ पे 2 3। दो चीज़ें यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ए डैश हो जाएगा 3 और बी डैश हो जाएगा यहाँ पे 1। ए डैश बी डैश, 4 सेट हमारे सामने बन गए यू के थ्रू ए के थ्रू। यहाँ से मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप लोग को निकालने की कोशिश करें, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करें। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे मिलेगा अपने को 2। यदि इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश, तो वो हमारे सामने क्या मिलेगा, 2 को छोड़कर बाकी सब यानी कि 1 3, ये मिल जाएगा 1 3। फिर ए यूनियन बी, ए और बी को मिला दें 1 2 3, और जब हम लोग इसका वापस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू हो जाएगा वो 5। ये दो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आई है। अब यहाँ पे आप लोग फर्स्ट एलएचएस देखेगा, ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू 5 आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 5 है। ए डैश इंटरसेक्शन में से कुछ कॉमन निकाल के देखें आप लोग, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, तो 5 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन रूल। सेकंड देखिएगा आप लोग, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि 1 3, ए डैश यूनियन बी डैश करके देखें, इन दोनों को मिलाएं तो 1 3 मिलेगा, 1 3 के इक्वल में आएगा, यानी कि ये दोनों डी मॉर्गन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वेरीफाई कर सकते हैं।
मैंने आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 लिया था, किसी स्टूडेंट की इच्छा होगी मैं तो कुछ और लूँ, बिल्कुल लेके देख ले। तो इतना याद रखें कि ए और बी जो है वो यू का जो है वो सबसेट होना चाहिए, मतलब उसी के एलिमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो क्लियर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से, कंसेप्ट से मिलकर आ रही है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर डी मॉर्गन रूल के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो इन रिजल्ट के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि ए यूनियन बी को मिक्स करेंगे तो ए के एलिमेंट मिला दें, बी के मिला दें, माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को, 3 हो जाएंगे ए बी सी। तो इस टाइप से कुछ बनेगा। बाकी ये दोनों तो डी मॉर्गन रूल के अकॉर्डिंग आते हैं। ये सिमेट्री को मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने मैं रख रहा था और ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो भी रही होगी। सेट्स ऐसा चैप्टर है जहाँ से 4 क्वेश्चन एनडी के एग्जाम में एक रेडी हो सकते हैं। सेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। और ये जो रेडी हम लोग कर रहे हैं एक कंसेप्ट के थ्रू कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू हम लोग इसको रेडी कर रहे हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमको प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करेंगे। और इस प्रकार से मैंने एक इसका लेआउट तैयार किया है कि सारा चैप्टर को हम लोग एक साथ कैसे कवर करें। तो इन चीज़ों के साथ में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि डेफिनेशंस के थ्रू यदि हम लोग एग्जाम्पल को क्लियर करें तो कहीं ना कहीं हमको इसका बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। तो आप बने रहिएगा। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी कमेंट्स करते हैं उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। तो आपको जो भी डाउट्स आता है आप लोगों को ज़रूर क्लियर करें। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी है कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगी। जय हिंद।